Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss the normal composition of urine and as well as how to draw the structure of nephron while answering the question of functioning of kidney. So dear students, आज के लेक्चर में हम एक तो देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हमने ड्रॉ करनी है फंक्शनिंग ऑफ किडनी की डायग्राम, एंड नंबर 2 उसमें देखेंगे कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल यूरिन वो किस तरह से होता है, और उसकी बेसिक फ्लो चार्ट के साथ समझने की कोशिश करेंगे फंक्शनिंग को भी और डायग्राम को भी, ताकि टेक्निकल तरीके से आपको याद रह सके कि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें किस तरह से डायग्राम को ड्रॉ करना है और किस तरह से इसको हम मेमोराइज कर सकते हैं डायग्राम के ज़रिए. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम ऑफ फंक्शनिंग ऑफ किडनी. तो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल नेफ्रॉन को ड्रॉ करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ साथ डायग्राम ड्रॉ करें ताकि आपको भी ड्रॉ करने आए, क्योंकि हमारी बुक में ड्रॉन है, मैं भी आपको ड्रॉ करने का सिखा रहा हूँ. आप साथ साथ मेरे साथ इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी इसको ड्रॉ करना आसानी से आ जाएगा. सो ये बहुत बड़ा को प्रॉब्लम नहीं है. मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि मुश्किल लगता है. मैं यहाँ पर आपके लिए सिर्फ इसीलिए ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि ये इसको ड्रॉ करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है. सिर्फ आप कॉन्सेंट्रेट करते जाएँ, अपने सामने अपना रजिस्टर खोलें और इसके साथ साथ जैसे जैसे मैं ड्रॉ करता जा रहा हूँ आप इसके साथ प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपको भी आसान लगेगा. सो पहले हम इसको नेफ्रॉन की डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद इसको फंक्शनिंग ऑफ किडनी वाला जो नेफ्रॉन है उस डायग्राम को इसमें शामिल करेंगे कि किस तरह से हमने इसको लेबल करना है और किस तरह से हमने इसको ड्रॉ भी करना है. So my dear students, this is the basic diagram of a nephron. अभी हम इसके ग्लोमेरुलस को ड्रॉ करेंगे. So it is very easy. If you are following me, इंशाल्लाह आपको भी ड्रॉ करना आ जाएगा, and you will get the maximum score in your board exams as well as in your school exams. यहाँ से आज हम कुछ MCQs को भी डिस्कस करेंगे जो इससे रिलेटेड बन सकते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले इसको लेबल कर लें, फिर उसके बाद इसके डायग्राम को कंप्लीट करूंगा मैं. सो दिस इज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट, और ये बहुत सारे दूसरे नेफ्रॉन्स के डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आकर ड्रेन कर रही है. इस पोर्शन को हमने कहा था दिस इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. और माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने किस तरह से इसको एब्रिविएट किया था, DCT. तो डिस्टल का मतलब पहले भी मैं बता चुका हूँ, अब दोबारा से समझा देता हूँ ताकि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो सके. डिस्टल ये डिस्टेंस से है, मतलब फासले से. तो मेडिसिन के अंदर, बायोलॉजी के अंदर और मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर ये इस्तेमाल होता है वर्ड डिस्टल, ऐसे स्ट्रक्चर को बयान करने के लिए या ऐसे लोकेशन को बयान करने के लिए विच इज़ फार अवे फ्रॉम द सेंटर. तो हमारा जो बेसिक स्टार्ट पॉइंट है दैट इज दिस वन, द पोमेंस कैप्सूल एंड द ग्लोमेरुलस. तो जो स्ट्रक्चर इससे हट के होगा उसे हम कहेंगे डिस्टल. और ये चूंकि टिब्यूल है, ये टिब्यूलर पोर्शन है, तो इसके लिए इसके साथ वर्ड लगा टिब्यूल,
और कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब ये कि ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, नॉट लाइक दिस वे, ये इस तरह से स्ट्रेट नहीं है बल्कि इस तरह से थोड़ी सी टेढ़ी सी है, तो इस वजह से इसको हम कॉन्वोल्यूटेड कहते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब आते हैं इसके इस पोर्शन पे, एक ये भी हमें ट्यूब्यूल नजर आ रही है। इस ट्यूब्यूल को हम कहते हैं द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसको हम एब्रिवेट करते हैं PCT। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रॉक्सिमल का मतलब कि ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसे कोई भी लोकेशन जो कि सेंट्रल पॉइंट्स के करीब होगी उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल। ये प्रॉक्सिमिटी सी है, मतलब कि करीब होना। और कॉन्वोल्यूटेड का मतलब अगेन उसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि मतलब कि थोड़ा सा ऐसे टेढ़ी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट अवे नहीं होती। एंड ट्यूब्यूल मतलब कि ये ट्यूब की छोटी फॉर्म होती है, मतलब छोटे डायमीटर वाली ट्यूब है, इसे कहते हैं ट्यूब्यूल। सो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का मतलब हुआ कि ये ऐसी ट्यूब्यूलर पार्ट है नेफ्रॉन का जो कि ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल के करीब करीब है, जबकि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये इट इज लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस और फ्रॉम बोमेन्स कैप्सूल। अब आते हैं तीसरे पार्ट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज द लूप ऑफ हेनले। और माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि लूप ऑफ हेनले को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। ये पहला पोर्शन है इसका, इसे क्या कहते हैं? दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब। लिम्ब मतलब के पार्ट, और डिसेंड का मतलब होता है ऊपर से नीचे को आना। तो यहाँ से जो फिल्ट्रेट है वो मूव कर कर नीचे की डायरेक्शन में आता है, इसलिए लूप ऑफ हेनले का ये वाला हिस्सा कहलाता है डिसेंडिंग लिम्ब। और यहाँ से फिर वो ऊपर की तरफ मूव करता है, इस वजह से ये वाला पोर्शन इसका कहलाता है ascending limb. So my dear students, both these are the parts of loop of Henle. Descending limb and ascending limb. Now my dear students, इसको लेबल करते हैं तो आपको याद होगा ये कप शेप जो स्ट्रक्चर है, एक कप शेप स्वेलिंग होती है जो मौजूद है, जिसने एनक्लोज किया हुआ है, किसके गिर्द मौजूद है? ग्लोमेरुलस के गिर्द। इस कप शेप स्वेलिंग को कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। और इसके जिसको एनक्लोज किया हुआ है इसने, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। आपने कभी सोचा कि ये बोमेन्स कैप्सूल को बोमेन्स कैप्सूल क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने इसको डिस्कवर किया। सो दिस इज ग्लोमेरुलस। सो ग्लोमेरुलस को हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं कि ये एक नेटवर्क और टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है जो शुरू कहाँ से होता है? इस ब्रांच से। ये एरो हेड मैंने नीचे की डायरेक्शन में लगाया, और लास्ट टाइम ये बताया था कि ये ब्लड लेकर एंटर हो रहा है ग्लोमेरुलस के अंदर, तो इसको हम कहते हैं दिस इज आफ्रेंट आर्टेरियोल। आफ्रेंट का मतलब कि ये वाली ब्लड वेसल जो है ये लेकर आ रही है टुवर्ड्स द बोमेन्स कैप्सूल और टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलस, और यहां से लेकर निकलेगी कौन? दैट इज कॉल्ड एज ईफ्रेंट। ई से याद रखिएगा, ई का मतलब एग्जिट। सो ये यहां से ब्लड को लेकर निकलेगी, ईफ्रेंट आर्टेरियोल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आर्टेरियोल किसे कहते हैं? आपको याद होगा, आपने प्रीवियस ग्रेड में पढ़ा कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो तीन तरह की होती हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स।
आर्टरी डिवाइड करती है छोटी ब्रांचेस के अंदर छोटे डायमीटर के साथ, उन छोटी ब्रांचेस को कहा जाता है आर्टेरियोल्स। तो ये किसकी ब्रांच है? afferent arteriole और efferent arteriole. So these are the branches of renal artery. आपको पहले बताया था कि जो किडनी के अंदर जो ब्लड वेसल ब्लड लेकर आ रही है दैट इज renal artery. तो अगर आपसे पूछा जाए कि afferent arteriole कहाँ से आ रही है, so it is coming from the renal artery. शाबाश. Now my dear students, अब हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से efferent arteriole मजीद डिवाइड करेगी। आर्टेरियोल, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब आर्टेरियोल्स डिवाइड करती हैं तो वो क्या बनाती हैं? कैपिलरीज, द स्मॉलेस्ट डायमीटर ब्लड वेसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे छोटे डायमीटर वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं विच आर कॉल्ड एज कैपिलरीज, वो कहाँ से बनती हैं? बाय आर्टेरियोल्स। आर्टेरियोल्स की डिवीजन से, आर्टरी की डिवीजन से आर्टेरियोल और आर्टेरियोल की डिवीजन से कैपिलरीज, और कैपिलरीज जब रीजॉइन करती हैं तो बनाती हैं वेनियोल्स, और वेनियोल्स रीजॉइन करती हैं तो बनाती हैं वेन्स, और इसी डायरेक्शन में भी ब्लड फ्लो करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, आफ्रेंट आर्टेरियोल एंटर हुई ग्लोमेरुलस के अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर उसने कैपिलरी नेटवर्क बनाया, और उसके बाद फिर वो वहाँ से इफरेंट आर्टेरियोल की शक्ल में बाहर आई। अब यहाँ पर निकलने के बाद ये डिवाइड करेगी, क्योंकि आर्टेरियोल है तो आर्टेरियोल डिवाइड करके क्या बनाती है माय डियर स्टूडेंट्स? कैपिलरीज। शाबाश। सो यहाँ से ये इसके सराउंडिंग में हम ड्रॉ कर रहे हैं, दिस आर द कैपिलरीज। सो दीज आर द कैपिलरीज। अब माय डियर स्टूडेंट्स देखें, दैट वाज द इफरेंट आर्टेरियोल। इफरेंट आर्टेरियोल डिवाइड हुई तो उसने क्या बना दी? कैपिलरीज। तो ये कैपिलरीज किसके गिर्द मौजूद हैं माय डियर स्टूडेंट्स? जैसा कि आपको नजर आ रहा है, ये वाली कैपिलरीज मौजूद हैं अराउंड द ट्यूब्यूलर पोर्शन। इसी वजह से इनको नाम दिया जाता है पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज का। सो दीज कैपिलरीज आर कॉल्ड एज पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज। पेरी का मतलब होता है अराउंड, और टिब्यूलर का मतलब अराउंड द ट्यूब्यूल्स, एंड कैपिलरीज द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द आर्टेरियोल्स। और इसके बाद ये कुछ लूप ऑफ हेनले के गिर्द भी मौजूद हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता चलूं, जो पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज, जो कैपिलरीज इस ट्यूब्यूल्स के अलावा लूप ऑफ हेनले में होंगी, इन कैपिलरीज को कहा जाता है वाजा रेक्टा। जो टिब्यूल्स के गिर्द हैं उनको पेरीटिब्यूलर कहा जाता है, और जो इस लूप ऑफ हेनले के गिर्द हैं उनको वाजा रेक्टा कहा जाता है। और माय डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है कि वाजा रेक्टा दे आर ओनली प्रेजेंट इन juxtamedullary nephrons। और आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि juxtamedullary nephrons कौन से होते हैं? ऐसे नेफ्रॉन्स जो कॉर्टेक्स के बॉर्डर पे और मेडल्ला के बॉर्डर पे होंगे, और इनका जो लूप है दैट लाइज डीप इनटू द मेडल्ला। सो दैट वेरी नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड एज juxtamedullary nephrons। और माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, यही वो नेफ्रॉन, यही वो ब्लड वेसल्स हैं विच आर इन्वॉल्व, और यही वो नेफ्रॉन्स हैं विच आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आते हैं कि फंक्शनिंग ऑफ किडनी के एतबार से कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स हमने फंक्शनिंग ऑफ किडनी की डायग्राम को ड्रॉ करना है। याद रखिएगा, अब ये टेक्निकल पॉइंट बताने लगा हूँ। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ से क्या चीज़ रे अब्जॉर्ब हुई थी? यहाँ से थोड़ा सा वाटर, इसके अलावा ग्लूकोज
ज़्यादातर ये यहाँ से रीअब्सॉर्ब होकर यानी यहाँ से निकलेंगे और ये एंटर होंगे इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और साथ में सॉल्ट्स। इसी तरह से अब आते हैं डिसेंडिंग लिम्ब पे। डिसेंडिंग लिम्ब पे सिर्फ एक ही चीज़ रीअब्सॉर्ब हुई थी एंड दैट इज़ वाटर। तो यहाँ से वाटर निकलेगा और एंटर हो जाएगा इन कैपिलरीज के अंदर, जिसको हम कहते हैं वाजा रेक्टा। इसी तरह से असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब से भी एक ही चीज़ रीअब्सॉर्ब होती है, दैट आर द सॉल्ट्स, और सॉल्ट्स में खास तौर पर सोडियम आयंस। और फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ से भी एक ही चीज़ रीअब्सॉर्ब होती है एंड दैट इज वाटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज हाउ द किडनी फंक्शंस। और माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा हमने बात की थी कि जब ऑस्मो रेगुलेशन होती है किडनी की, सो एट दैट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स इस असेंडिंग लिम्ब के ऊपर आकर एक हार्मोन एक्ट कर रहा था, दैट वाज एल्डोस्टेरोन। हमारी बुक में मेंशन्ड है कि हाइपरटोनिक यूरिन यानी कि कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने में देयर इज अ रोल ऑफ, इट इज द अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स। और ये एल्डोस्टेरोन कहाँ से आया था माय डियर स्टूडेंट्स? दैट वाज फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। और एक हार्मोन यहां पर आकर काम कर रहा है इस जगह के ऊपर, इसे हमने कहा था दैट वाज ADH, दैट इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और वो कहां से आया था माय डियर स्टूडेंट्स? यस, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इट कम्स फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सो इस तरह से ये सारी माय डियर स्टूडेंट्स फॉर्मेशन होगी यूरिन की। अब हम तो यहाँ से ये फिल्ट्रेट बनने के बाद यहाँ से मूव करता गया अल्टीमेटली जो फिल्ट्रेट यहाँ पर रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर बच गया उसे हम कहेंगे यूरिन। और वो उसकी अमाउंट कितनी होती है, कितने परसेंट होता है? ओनली द 1% ऑफ द ओरिजिनल फिल्ट्रेट। जितना फिल्ट्रेट यहाँ पर बना था उसका सिर्फ 1% रिमेनिंग जो है वो यूरिन कहलाएगा। द 1% रिमेनिंग filtrate is called urine, और बाकी 99% of filtrate is reabsorbed। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन के एतबार से। यूरिन की कंपोजिशन, नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ यूरिन। तो उसमें माय डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले कंपोनेंट है वाटर। वाटर इज अबाउट 95%। सेकेंड कंपोनेंट इज यूरिया। यूरिया इज 9.3 grams per liter। उसके बाद नंबर 3 is the chloride ions and they constitute about 1.87 grams per liter। Number 4 is the sodium ions, they constitute about 1.17 grams per liter। And number 5 other salts, they vary। So my dear students, remember one thing that एक नॉर्मल यूरिन के अंदर ना तो रेड सेल्स आएंगे और ना ही एक नॉर्मल यूरिन के अंदर ना तो रेड सेल्स हैं और ना ही ग्लूकोज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ग्लूकोज के हवाले से एक बात याद रखनी है आपने कि ग्लूकोज आम तौर पर ऐसे लोगों के यूरिन में आता है जो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा कि किस तरह से डायग्राम बनानी है, किस तरह से टेक्निकल पॉइंट्स हैं उनको मेंशन करना है, नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ यूरिन। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से हम
फंक्शनिंग ऑफ किडनी के नेफ्रॉन की किस तरह से हम डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं और किस तरह से उनके पार्ट्स को हमने लेबल किया, किस तरह से हमने उनके मार्किंग्स की, किस तरह से उसकी एक एक पॉइंट को ऊपर हमने इस चीज़ को मेंशन किया कि कौन सा पार्ट कौन से फंक्शन में इन्वॉल्व है, और एट द एंड हमने नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ यूरिन भी देखी। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़।